नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस प्लस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आलोक पांडे। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग एनसीईआरटी सीरीज लेकर के चल रहे थे। पॉलिटी की एनसीईआरटी चल रही थी क्लास 7 की और चैप्टर 5 हम लोग देख रहे थे। आइए इसको हम देखते हैं आगे। ये सब हो गया था। रुकैया सखावत हुसैन और लेडी लैंड का उनका सपना, ये सब हम लोगों ने इसको देख लिया था। ये भी हमने पढ़ लिया था। वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय, इक्वालिटी एजुकेशन गोल 4, ये भी हमने देख लिया था। औरतों ने बदली दुनिया, यहाँ इन सब चीज भी चर्चा हो गया था। ड्रॉप आउट रेशियो हम देख लिए थे हम लोग। यहीं से हमको कंटिन्यू करना था। आइए चलिए देखते हैं। यहाँ दिखाया गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर कितने बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, जो तालिका बना हुआ था। फिर शिक्षा के किस स्तर पे आपको सर्वाधिक बच्चे स्कूल छोड़ते हुए दिखाई देते हैं, और आपके विचार में अन्य सभी वर्गों की तुलना में आदिवासी लड़के और लड़कियों की विद्यालय छोड़ने की दर अधिक क्यों है। इन सब तमाम पहलुओं पर आपको चर्चा करना था। यह ध्यान रखिएगा, दिया हुआ है। संभवतः तो आपने ऊपर दी गई तालिका में इस बात पर ध्यान दिया होगा कि सब लड़कियों की श्रेणी की तुलना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों, यानी कि सब लड़कियों की श्रेणी की तुलना में, है ना, जैसे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, कई कैटेगरियां हैं लड़कियों की। तो उसमें जो एससी कैटेगरी की लड़कियां हैं और एसटी कैटेगरी की जो लड़कियां हैं, उनका स्कूल छोड़ने की दर अधिक है। इसका अर्थ यह हुआ कि दलित व आदिवासी पृष्ठभूमि की लड़कियों के स्कूल में रहने की संभावना कम रहती है। वर्ष 2011 की जनगणना से भी यह पता चलता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना और भी कम रहती है। अब देख लीजिए, यानी कि जो मुस्लिम कम्युनिटी की लड़कियां हैं वो और ज्यादा स्कूल छोड़ रही हैं एससी और एसटी की तुलना में। मुस्लिम लड़कियां स्कूल में लगभग 3 वर्ष रह पाती हैं, जबकि अन्य समुदाय की लड़कियां स्कूल में 4 वर्ष का समय बिता पा रही हैं। अब इसका क्या कारण है, आइए उस पर हम एक नजर डालते हैं। अब देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चों के स्कूल छोड़ देने के अनेक कारण हैं। देखिए क्या कह रहा है कि दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चों के स्कूल छोड़ देने के अनेक कारण हैं। देश के अनेक भागों में, विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ाने के लिए न उचित स्कूल है, न ही शिक्षक। ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चों के स्कूल छोड़ देने के अनेक कारण हैं। देश के अनेक भागों में, खासतौर पे ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ाने के लिए न उचित स्कूल है, अच्छे स्कूल नहीं है और न ही शिक्षक है। यदि विद्यालय घर के पास न हो तो बच्चों को स्कूल ले जाने और ले आने के ये भी संकट है। ध्यान दीजिएगा, स्कूल जाने आने के लिए किसी साधन जैसे बस या वैन आदि की व्यवस्था न हो तो अभिभावक लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते, क्योंकि अभिभावक क्या होते हैं, वो भी काम पे जाते हैं और उसी समय पे स्कूल का भी टाइमिंग होता है। तो इस नाते लड़कियों को कहीं न कहीं, है ना, लड़कियों को कहीं कहीं स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं। कुछ परिवार, ध्यान दीजिएगा, अत्यंत निर्धन होते हैं और अपने सब बच्चों को पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा पाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये तो
कक्षा 8 से लेकर के 8वीं क्लास तक की शिक्षा जो निःशुल्क हो गई है और वो सभी ग्रहण उसको कर सकते हैं, उस शिक्षा को सभी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में लड़कों को प्राथमिकता मिल सकती है। जब कोई शिक्षा खर्चा ज्यादा आता है तो लड़कियों को शिक्षा नहीं देते हैं और लड़कों को प्राथमिकता दे दिया जाता है कि चलो पहले तुम पढ़ लो। बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं। देखिए इसका कारण क्या बताया कि बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ क्या किया जाता है, उनके शिक्षक और सहपाठी क्या करते हैं, शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं। जैसे कि कक्षा 6 के एनसीईआरटी में हमने देखा था ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ जिस तरह से भेदभाव हुआ, अध्यापक के द्वारा क्या किया गया, ओम प्रकाश वाल्मीकि से पूरे विद्यालय में झाड़ू लगाने के लिए कहा गया, जबकि अन्य विद्यार्थियों से नहीं कहा गया। इस तरह के भेदभाव की वजह से भी विद्यार्थी क्या कर देते हैं, विद्यालय को छोड़ देते हैं। और सहपाठी भी भेदभाव जब करते हैं उनके साथ, कभी कोई जात के आधार पे, कोई धर्म के आधार पे, कोई लिंग के आधार पे, या यदि आप फिजिकली डिसेबल हैं और वहां पढ़ने जा रहे हैं तो उन सब चीज भाव भंगिमाओं को लेकर के, शारीरिक गतिविधियों को लेकर के भी भेदभाव का शिकार हो जाता है विद्यार्थी। इस तरह से देखा जाए तो पढ़ाई का खर्चा एक कारण हो गया। जो लड़कों को पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है लेकिन लड़कियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता है। इसके पीछे शायद कारण यही होगा कि लड़कियों को हम पढ़ाने लिखाने के लिए भी पैसा खर्च करें और एक समय बाद विवाह करेंगे तो दहेज में भी पर्याप्त धन लगेगा, तो तुम्हारे दहेज की व्यवस्था करेंगे, तुमको पढ़ाने लिखाने की व्यवस्था करें, इसलिए तुम मत पढ़ो, तुम्हारा भाई पढ़ रहा है उसको पढ़ने दो। इस तरह की भावनाएं भी काम करती हैं। एनसीईआरटी में यहाँ पे इनबिल्ट किया जा सकता है कुप्रथाएं, दहेज प्रथा नामक जो कुप्रथा है, ये प्रथा की वजह से ही कहा जाता है कि आप दहेज के खर्चे के को मैनेज करें कि तुम्हारे पढ़ाई का खर्चा मैनेज करें। लेकिन इन गार्जियनों के पता नहीं होता है यदि पढ़ाई का खर्चा को मैनेज कर लेते हैं तो लड़की दहेज ही नहीं बल्कि तुम्हारे घर के परिवार की सारी अर्थव्यवस्था चेंज कर सकती है। वो भी पढ़ लिख करके अफसर बन सकती है, डॉक्टर बन सकती है, इंजीनियर बन सकती है, अपने सपने को साकार कर सकती है और अच्छा पैसा कमा सकती है। तो उससे तुम्हारे घर परिवार भी दुरुस्त हो सकता है, उसके बाद उसकी शादी करना। इसीलिए देर में शादी करना ज्यादा फायदेमंद माना गया, अर्थव्यवस्था के लिहाज से माना गया है। आ रही बात समझ में? ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ हुआ। और दूसरा कारण, पहला कारण क्या हो गया, स्कूल छोड़ने का पहला कारण क्या हो गया, इसमें बताया गया कुछ अत्यंत परिवार निर्धन होते हैं जो खर्चा नहीं उठा पाते हैं। तो इसका सलूशन क्या है, इसका सलूशन ये है कि शिक्षा निःशुल्क हो जाए। एक कारण यहाँ पे था कि स्कूल यदि घर के नजदीक नहीं है तो बच्चों को स्कूल ले जाने और वहां से वापस ले आने के लिए स्कूल वैन की सुविधा न हो पाने की वजह से, या गार्जियन उसी वक्त पे काम काज के लिए जाता है और उसी वक्त पे इनको स्कूल भी छोड़ना होता है, तो इसलिए ये भी फैक्टर काम करता है। इसकी वजह से भी लड़के स्कूल समय पे क्या कर देते हैं, समय पूरा नहीं कर पाते, स्कूल छोड़ देते हैं। तो स्कूल की सुविधा और स्कूल में संसाधनों की सुविधा न होने की वजह से भी इस तरह की दिक्कतें आती हैं। भेदभाव और बाकी सब चीजों को दिखाई दे दिया। आगे देखते हैं और क्या बताता है एनसीईआरटी। देखिए यहां चार्ट बनाया गया है 0, 2, 4, 6, 8, 10 एक प्रतिशतता है। सभी लड़के लगभग यहां तक की शिक्षा पूरा कर ले रहे हैं और अनुसूचित जनजाति के लड़के 7.02%। लड़के और लड़कियों के बारे में लिया गया है। आ रही बात समझ में? देखिए यहां लिखा हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2014 में शुरू हुई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में पता करें। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यही वो आयाम है प्रीलिम्स का, यूपीएससी प्रीलिम्स का आयाम ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक स्कीम 2014 में आया था। इस स्कीम के बारे में कुछ यदि नया पहल हुआ हो, करंट में कुछ डायनेमिक कुछ घटित हुआ हो तो यहां से जोड़ करके आपके यही क्या होता है प्रीलिम्स के क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, यहीं से जोड़ करके प्रीलिम्स के क्वेश्चन, तो आपकी जिम्मेदारी क्या होती है, तुरंत जाएगी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
इस स्कीम को किस मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है, कौन मंत्रालय इस स्कीम को चला रहा है, इसका मकसद क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ब्रांड एम्बेसडर कौन है, इससे फायदा क्या हुआ, इस सब क्यों चलाया गया, इसका कारण क्या था, इन सब चीजों को आप क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, वो आपके प्रीलिम्स में काम आ जाएगा। यहाँ लिखा हुआ कि प्राथमिक कक्षाओं में स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों के आंकड़ों को ऊपर दी गई तालिका में से लेकर दंडारेख के रूप में दर्शाइए। दो आंकड़े आपके लिए दंडारेख के रूप में दर्शाए गए हैं, जो यहाँ दर्शाए गए हैं, इनकी बात यहाँ पे बताया गया है। आइए अब देखिए महिला आंदोलन पे हम चलते हैं कि किस तरह से महिला आंदोलन ने महिलाओं के लिए अवसरों के दरवाजे खोले और आंदोलन का ही परिणाम है कि समाज में इस तरह का परिवर्तन संभव हुआ जो महिलाओं के कल्याण से संबंधित था। अब महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने का और स्कूल जाने का अधिकार है, ये महिला आंदोलन का परिणाम रहा है। तमाम महिलाओं के द्वारा, जैसा कि हमने देखा, जो एक केस हम देखे थे राज सुंदरी दास के बारे में और पंडिता रमाबाई के बारे में, इन लोगों ने क्या किया, महिलाओं के लिए, लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल खोल दिए। तो ये आंदोलन के फलस्वरूप हुआ, ऐसे नहीं संभव हुआ। अब देखिए महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने का और स्कूल जाने का अधिकार है। अन्य क्षेत्र भी हैं जैसे कानूनी सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य, जहां लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। ये परिवर्तन अपने आप नहीं आए हैं, औरतों ने क्या किया है, व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किए हैं। इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। देखिए महिला आंदोलन से आप क्या समझते हैं, औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर आपस में मिलकर यूनाइट होकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किए हैं। इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। देश के विभिन्न भागों से कई औरतें और कई महिला संगठन इस आंदोलन के हिस्से हैं। कई पुरुष भी महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं, ध्यान रखिएगा, कई पुरुष भी महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं। इस आंदोलन में जुटे लोगों की मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषताएं इसे एक बहुत ही जीवंत आंदोलन बनाती है। इसमें चेतना जागृत करने, भेदभावों का मुकाबला करने, इसका मुकाबला करने, हम लोग साथ में देख रहे थे महिला आंदोलन। तो यहाँ पे देखा गया है कि महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने का और स्कूल जाने का अधिकार है। अन्य क्षेत्र में जैसे कानूनी सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य, जहां लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। ये परिवर्तन अपने आप नहीं आए हैं। औरतों ने क्या किया है, व्यक्तिगत स्तर पर, ध्यान रखिएगा, औरतों ने क्या किया है, व्यक्तिगत स्तर पर, है ना, औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर, अर्थात यूनाइट होकर के, यानी कि संयुक्त स्तर, व्यक्तिगत स्तर पे और सामूहिक स्तर पे इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किए। यानी व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तर पे इन्होंने क्या किया है, इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किए हैं। इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। देश के विभिन्न भागों में, है कहा गया, देश के विभिन्न भागों से कई औरतें और कई महिला संगठन इस आंदोलन के हिस्से हैं। इसीलिए देखिए पूछा जाता है, आजादी की लड़ाई में महिलाओं के योगदान का विवेचना कीजिए, वर्णन कीजिए, उनका क्या योगदान रहा उसकी चर्चा कीजिए। इस तरह से कभी मेंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समाज को परिवर्तन लाने में टॉपिक क्या है, औरतों ने बदली दुनिया, अध्याय 5, चैप्टर 5। तो महिला का योगदान क्या है, किस तरह से महिलाओं के द्वारा समाज में परिवर्तन लाया गया है, व्यक्तिगत स्तर पर और सामूहिक स्तर पर कैसे प्रयास किए गए हैं। कई पुरुष भी महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं, बिल्कुल सही बात है, कई पुरुष भी महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं।
यह सही है कि बिना पुरुषों के महिलाओं का कल्याण संभव नहीं है। कहीं कहीं कोई महिला यदि उसको अवसर मिला, या तो उसका भाई, या तो उसका हस्बैंड, या तो उसका देवर, या तो उसका पिता ही उसको प्रमोट करता है, उसको सपोर्ट करता है। इस आंदोलन में जुटे लोगों की मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषताएं इसे एक बहुत ही जीवंत आंदोलन बनाती हैं। इसमें चेतना जागृत करने, भेदभाव का मुकाबला करने और न्याय हासिल करने के लिए भिन्न भिन्न रणनीतियों का उपयोग किया गया है। इनकी कुछ ध्यान रखिएगा, इनकी कुछ झलकियां आप यहां देख सकते हैं, इनकी कुछ ग्लिम्स, इनकी कुछ झलक को हम यहाँ पे देख सकते हैं। आइए, क्या है झलक? यहां देखिएगा, एक यहां दिया गया है किस तरह से नारीवादी आंदोलन का एक चित्र दिखाया गया है। यहां देखिए, अभियान, कौन से अभियान में क्या क्या हुआ। देखिए, अभियान यह है कि भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अर्थात महिलाओं के साथ जो भेदभाव होता है और महिलाओं के साथ जो हिंसा होता है, उसके विरोध में अभियान चलाना इन महिला आंदोलनों का क्या है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभियानों के फलस्वरूप नए कानून भी बने हैं। इसी कड़ी में महिला आरक्षण के लिए इन महिला आंदोलनों का प्रभाव, महिला आरक्षण, राजनीति में महिला आरक्षण, खास करके संसद में और विधानसभा, विधानमंडल में, इन दोनों में अभी महिला आरक्षण का प्रावधान नहीं है। प्रयास किए जाते हैं कई बार, लेकिन वो असफल हो जाते हैं। बिल पारित होता है लेकिन दूसरे सदन में पारित नहीं हो पाता है। फिर वो ऐसा नहीं कि इसके लिए प्रयास नहीं किया गया, प्रयास किया गया, लेकिन सामूहिक तौर पे इसका कोई रिजल्ट, निष्कर्ष, परिणाम जो है अच्छा निकल करके नहीं आया और बिल ही बन के रह गया, कानून नहीं बन पाया। इसलिए यहाँ पे भी महिला आंदोलन का यदि सहारा लिया जाए तो निश्चित तौर पर महिला आरक्षण से संबंधित विधेयक जो है कानून का रूप ले लेगा। अभियानों के फलस्वरूप नए कानून भी बने। सन 2006 में एक कानून बना है जिसे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके। अब देख लीजिए, यही से मेंस में क्वेश्चन पूछता है, जो घरेलू हिंसा अधिनियम है, यहाँ बात किसका किया जा रहा है, घरेलू हिंसा अधिनियम, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो एक कानून बना जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके। इसी तरह महिला आंदोलन के अभियानों के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना, ध्यान रखिए, इसमें विशाखा गाइडलाइन जो है एक बहुत महत्वपूर्ण, एक ज्वलंत उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, राजस्थान का जो विशाखा केस गाइडलाइन है, 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए, गाइडलाइन जारी किया गया। आगे बात समझ में। एक और उदाहरण देखें तो 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठनों ने, देखिए 1980 के दशक में, है ना, देश भर के महिला संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठाई, है ना, दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठाई। नवविवाहित युवतियों को उनके पति और ससुराल के लोगों द्वारा दहेज के लालच में मौत के घाट उतार दिया जाता था। महिला संगठनों ने इस बात की कड़ी आलोचना करी कि कानून अपराधियों का कुछ नहीं कर पा रहा है। कानून क्या नहीं कर पा रहा है? अपराधियों का कुछ नहीं कर पा रहा है, और इन अपराधियों के द्वारा धड़ल्ले से अपराध किया जा रहा है। इस मुद्दे पर महिलाएं सड़कों पर निकल आई थी, है ना। इस मुद्दे पर महिलाएं क्या कर रही थी? सड़कों पर निकल आई। उन्होंने अदालत नहीं होता है, एनसीईआरटी से मिसप्रिंट हो गया है, अदालत, कोर्ट बोलते हैं, अदालत के दरवाजे खटखटाए और आपस में अनुभव और जानकारियों का आदान प्रदान किया। अंततः यह समाज का एक बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया और अखबारों में छाने लगा, मीडिया में आने लगा। दहेज से संबंधित कानून को बदला गया ताकि दहेज मांगने वाले
परिवारों को दंडित किया जा सके। लेकिन अभी भी देखा जाए तो दहेज समाज से गया नहीं है, यह अभी भी अपराध के रूप में है। लेकिन अलग बात है कि दोनों पक्ष की सहमति पे तो कुछ नहीं हो सकता है। दहेज देने वाले और दहेज लेने वाले दोनों आपस में राजी, तो क्या करेंगे पुलिस प्रशासन, काजी जो भी कुछ कह लीजिए, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे इसीलिए दहेज प्रथा अभी भी एक कुप्रथा के रूप में समाज में विद्यमान है, जिससे महिलाओं के साथ निश्चित तौर पर भेदभाव होता है। अब देखिए इसमें दिया गया है जागरूकता बढ़ाना। कह रहा है औरतों के अधिकारों के संबंध में समाज में जागरूकता बढ़ाना भी, औरतों के अधिकारों के संबंधों में, यानी कि औरतों का क्या अधिकार है, औरतों के जीवन में राइट क्या क्या है, औरतों को खुद नहीं पता है। तो कह रहे हैं कि समाज में इसके लिए जागरूकता बढ़ाना, कि लोग जानकारी रखें, अवेयर हो जाएं, महिलाएं खास करके अवेयर हो जाएं कि उनका राइट क्या है, उनका अधिकार क्या है। तो इसके बारे में, उनके अधिकारों को जागरूक करने के लिए वास्तव में महिला आंदोलन का यह प्रमुख कार्य है कि वो महिलाओं को जागरूक करती है कि तुम्हारा अधिकार क्या है, तुम्हें क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं। गीतों, नुक्कड़ नाटकों व जनसभाओं के माध्यम से वह अपने संदेश लोगों के बीच पहुंचाता है। तो कहीं कहीं महिला आंदोलन जो है महिला के अधिकारों के बारे में महिलाओं को जागरूक भी करता है, तथा विभिन्न माध्यमों से समाज में इसको प्रचारित प्रसारित भी करता है। अब देखिए विरोध करना, करा जब महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है, क्या होता है, जब महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है। अब ध्यान रखिएगा, करंट में कौन सी अभी घटना घटी हुई है जो महिलाओं के साथ अपमानित होना पड़ा, महिलाओं के लिए अपमानित होना पड़ा है। आपको पता है मणिपुर में जो हिंसा हुआ था, मणिपुर हिंसा अभी रिसेंट में हुआ है, इसमें महिला को निर्वस्त्र करके क्या किया गया है, इसे अपमानित किया गया, महिला को निर्वस्त्र किया गया। ये वाला प्रकरण को आप इससे जोड़ करके देख सकते हैं। जैसे किसी कानून अथवा नीति द्वारा तो महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ क्या करता है, आवाज उठाता है, लोगों का ध्यान खींचने के लिए रैलियां करता है, प्रदर्शन करता है, नुक्कड़ करता है, जनसभाएं करता है, रैलियां करता है। आज बात समझ में? अब यहाँ देखिए तमाम महिलाएं प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रही हैं आपको, कैसे अपने अधिकारों की मांग करने के लिए। फिर इसके बाद एक बंधुत्व व्यक्त करना। इसके अलावा न्याय के अन्य मुद्दों व औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का ही हिस्सा है। ध्यान रखिएगा, महिला आंदोलनों का हिस्सा है कि न्याय के अन्य मसलों पर औरतों के साथ बंधुत्व, ये दिखे कि हाँ हम औरतों के बीच के उनके भाईचारा है, हमारे बीच बंधुत्व है, उस बंधुत्व को भी बढ़ाना ताकि ये हमारे लिए ही लोग काम कर रहे हैं। यह भी एक मकसद है महिला आंदोलन का। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को दुनिया भर की औरतें अपने संघर्षों को ताजा करने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठी होती हैं। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष इसका कुछ न कुछ क्या होता है, थीम होता है। जिस वर्ष आप परीक्षा देने जाए देख लो इसका थीम क्या होता है, थीम पढ़ के जरूर आए, जरूर जाए, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना यूपीएससी में रहती है। अगला देखते हैं। अब देखिए आप लिखा हुआ हर साल 14 अगस्त को, है ना, हर साल 14 अगस्त को बाघा में भारत पाकिस्तान की सीमा पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ऊपर की तस्वीर में भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच बंधुत्व प्रदर्शित करते हुए औरतें जलती हुई मोमबत्तियां उठा रही हैं। आगे बात समझ में, ये है आपका, ये देखिए यहाँ कब 14 अगस्त को, आप जानते हैं 15 अगस्त को हमारा देश क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ। उससे पहले 14 अगस्त को बाघा में भारत पाकिस्तान की सीमा पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हुए ऊपर की तस्वीर में भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच बंधुत्व प्रदर्शित करते हुए। आगे बात समझ में, ये महत्वपूर्ण, ये सब इसलिए किया जाता है ताकि उनको भी एहसास हो कि हाँ हम तुम्हारे ही साथ हैं। अब देखिए इसके बाद दिया गया यहाँ पे अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। इसको पढ़ने के बाद आप इसके बारे में एक अलग से A4 साइज का पेपर ले लीजिए और इन सभी प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश कीजिए। यकीन मानिए इन प्रश्नों को लिखेंगे आप तो आपको मजा आएगा। यदि लिखते समय आपको ये पता चल रहा है कि हाँ इस प्रश्न का हम जवाब नहीं लिख पा रहे हैं, पुनः उस पहले को ढूंढ करके एनसीईआरटी को पढ़िए जहां से प्रश्न बना है। यहाँ पे देखिए
यहां देखिए, दिया गया पृष्ठ 70 पर दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर स्पष्ट कीजिए कि यह कथन सही क्यों नहीं है। फिर चौथा प्रश्न दिया गया। इसी तरह से आप सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने की कोशिश करें, वो मेंस में निश्चित तौर पर आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। शब्द संकलन, अब देखिए यहाँ पे कुछ शब्दों का संकलन किया गया है। क्या कहा गया है कि रूढ़िवादी धारणा क्या होती है, एग्जैक्ट डेफिनेशन। जब हम विश्वास करने लगते हैं कि किसी विशेष धार्मिक, आर्थिक, क्षेत्रीय समूह के लोगों की कुछ निश्चित विशेषताएं ही हैं, ध्यान रखिएगा, जब हम विश्वास करने लगते हैं, रूढ़िवादी धारणा भी एक प्रकार का विश्वास होता है कि किसी विशेष धार्मिक, आर्थिक, क्षेत्रीय समूह के लोगों की कुछ निश्चित विशेषताएं ही हैं, या वे केवल खास प्रकार का कार्य ही कर सकते हैं और दूसरा कोई ऐसा नहीं कर पाएगा, तभी रूढ़िवादी धारणाओं का क्या होता है, जन्म होता है। जैसे कहा गया था कि महिला ही केवल घरों का कामकाज कर सकती है, या पुरुष ही केवल पायलट उड़ा सकते हैं, पायलट बन सकते हैं, विमान उड़ा सकते हैं, या पुरुष ही केवल वैज्ञानिक बन सकते हैं। इस तरह की धारणा ही समाज में रूढ़िवादी धारणा को पैदा करता है। जैसे इस पाठ में हमने देखा कि लड़कों और लड़कियों को अलग अलग विषय लेने के लिए कहा गया, और लड़कियों के लिए कहा गया होम साइंस विषय तुम पढ़ो, और लड़कों के लिए कहा गया तुम मैथमेटिक्स पढ़ो, तुम फिजिक्स पढ़ो, तुम केमिस्ट्री पढ़ो। कारण उनकी रुचि न होकर उनका लड़की और लड़का होना था। ध्यान रखिएगा, जबकि होना क्या चाहिए, उनकी रुचि के आधार पर पढ़ने का अवसर देना चाहिए ना। जैसे वो लड़का इतिहास पढ़ने में उसका इंटरेस्ट था, हमने देखा था, वो इतिहास पढ़ने के लिए कृत संकल्पित था, उसका इंटरेस्ट था, लेकिन उसके पिताजी कह रहे हैं कि तुम इतिहास पढ़ कर क्या करोगे, 2 पैसा रोजी रोटी मिले, तुम साइंस का सब्जेक्ट कोई पढ़ो। अब जबकि उसका मन बिल्कुल नहीं था साइंस में। तो इस तरह से जबरन कोई चीज थोपा जाता है जब, तब समस्याएं आती हैं। कह रहा है कि अलग अलग विषय लेने के कहा गया, कारण उनकी रुचि न होकर उनका लड़का लड़की होना था। रूढ़िवादी धारणाएं हमें लोगों को उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं के साथ देखने से रोकती है। रूढ़िवादी धारणाएं क्या करती हैं, हमें लोगों को उनकी व्यक्तिगत विशिष्टताओं के साथ देखने से रोकती है। उनका इंडिविजुअल विशेषताओं का क्या है, ये हमको देखने से क्या करती है, रोकती है। बल्कि हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि वो बाई जेंडर क्या है, वो बाई लिंग क्या है, उसके हिसाब से उनको काम करना चाहिए। रूढ़िवादी धारणा है। भेदभाव क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, क्या है कि भेदभाव तब होता है जब हम लोगों के साथ समानता व आदर का व्यवहार नहीं करते। भेदभाव कब होता है, जब हम लोगों के साथ समानता व आदर का व्यवहार नहीं करते। यह तब होता है जब व्यक्ति या संस्थाएं पूर्वाग्रहों से क्या होती हैं, ग्रसित होती हैं। भेदभाव तब होता है जब हम किसी के साथ अलग व्यवहार करते हैं या भेद करते हैं। उल्लंघन किसे करते हैं, जब कोई जबरदस्ती कानून तोड़ता है या खुले रूप से किसी का अपमान करता है, तब हम कह सकते हैं कि उसने उल्लंघन किया। यौन प्रताड़ना क्या होता है, इसका आशय औरत की इच्छा के विरुद्ध, ध्यान रखिएगा, औरत की इच्छा के विरुद्ध उसका मन नहीं कर रहा है, उसके साथ यौन से जुड़ी शारीरिक या मौखिक हरकतें करने से है, उसे बोलते हैं यौन प्रताड़ना। उसकी इच्छा नहीं है, उसकी इच्छा के विरुद्ध जाकर के आप शारीरिक या मौखिक हरकतें कर रहे हैं, ये यौन प्रताड़ना में आता है। आगे बात समझिए। ये था साथियों क्लास 7 की एनसीईआरटी जो 5वां चैप्टर था। अब हम क्लास 7 की एनसीईआरटी पे आते हैं, 6ठे चैप्टर पे आते हैं। 6ठा चैप्टर देखते हैं क्या है। 6ठा चैप्टर में कहा गया है, ध्यान रखिएगा, 6ठा चैप्टर है संचार माध्यम। क्या है ये, संचार माध्यम है। इस पे हम चर्चा करते हैं, एक नजर डालते हैं, ध्यान रखिए। अध्याय 6 संचार माध्यम के बारे में दिया गया है। संचार माध्यमों को समझना, इसकी हम शुरुआत करते हैं, शुरू से इसको देखते हैं। क्या कहा गया है, क्यों कहा गया है। संचार माध्यम देखिए शिक्षकों के लिए दिया गया है, यह भी पढ़ना जरूरी है। आज संचार माध्यमों और विज्ञापनों की छाप है ना, आज संचार माध्यमों और विज्ञापनों की छाप युवाओं के जीवन पर पूरी तरह व्याप्त है। चाहे उन्होंने इस सच्चाई पर गंभीरता से गौर करने का प्रयास किया हो या न किया हो, यह इकाई इस सच्चाई पर गौर करने की कुछ रास्ते दिखाएगी। यूपीएससी में मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है कि मोबाइल ने
मोबाइल ने बच्चों के दुलार के जगह ले लिया है, दुलार की जगह को ले लिया है, रिप्लेस कर दिया है। ऐसे में उनके समाजीकरण का इस पर क्या असर पड़ेगा, एक क्वेश्चन पूछा गया है। आपको नहीं लग रहा है इसी टॉपिक से? अध्याय 6 में मुख्य रूप से संचार माध्यमों का प्रौद्योगिकी के साथ और बड़े व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के साथ संबंध समझाने पर जोर है। यह अध्याय दिखाता है कि कैसे किसी मुद्दे के महत्व या उसकी महत्वहीनता को लेकर हम जो धारणाएं बनाते हैं वे संचार माध्यमों से प्रभावित होते हैं, जो वास्तव में उनका एजेंडा होता है? यह अध्याय संचार माध्यमों के व्यापक प्रभाव से हमें परिचित कराता है और हमारे जीवन से इन मुद्दों को जोड़ने का प्रयास करता है। अध्याय के अंत में हमारी यह अपेक्षा होगी कि विद्यार्थी यह पहचानने लगे कि बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की संचार माध्यमों में छा रही खबरों को तय करने में क्या भूमिका होती है, कौन सी खबरें चुनी जा रही हैं और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर उनके जरिए क्या संदेश दिए जा रहे हैं। हम दो काल्पनिक खबरों के जरिए दिखाएंगे कि किसी भी घटना या मामले की खबर का बहुधा सिर्फ एक स्वरूप नहीं होता। हम अपेक्षा रखते हैं कि विद्यार्थी इस बात को समझते हुए वे क्षमताएं विकसित करेंगे जो उन्हें अखबार या टेलीविजन की किसी भी रिपोर्ट का विश्लेषण करने के योग्य बनाएगी। हो सकता है कि मीडिया किसी खबर को साठगांठ के माध्यम से दिखा रही हो तो वो उसका एक ही पक्ष दिखाएगी। तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप पढ़ने के बाद एनालिसिस करें कि इसके सकारात्मक असर क्या हो सकते हैं, नकारात्मक असर क्या हो सकते हैं। यानी कि जो भी कुछ चीज दिखाया जा रहा है उसका विश्लेषण करने के योग्य बनाएगी। देखिए क्या कह रहा है, रिपोर्ट का विश्लेषण करने के योग्य बनाएगी और वे यह समझ सकेंगे कि खबर में दी जा रही और नहीं दी जा रही जानकारी और दृष्टिकोण के पीछे क्या तर्क हो सकता है, क्यों आखिर ऐसा नहीं किया गया है। इन मुद्दों की समझ मजबूत बनाने के लिए वास्तविक विज्ञापनों के उदाहरण लिए जाने चाहिए। वास्तविक विज्ञापन, कभी कभी विज्ञापनों के द्वारा उपभोक्ताओं को भ्रम में डाला जाता है और उनसे वैसे ही प्रश्नों की मदद लेकर जांच की जानी चाहिए जैसे अध्याय में दिए गए हैं। जैसे कि देखिए दिया गया है कि अंत में यह अध्याय अपनी विषय वस्तु का लोकतंत्र के विचार के साथ संबंध स्थापित करता है। चूंकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, स्थानीय संचार माध्यमों व सामाजिक विज्ञापनों के विकल्प रखते हुए यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि मुख्य धारा में उन्हीं लोगों की बातों को ज्यादा महत्व व स्थान मिलता है जो सामाजिक और वित्तीय संसाधनों के धनी हैं। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो सुदूर इलाके में घटित होती हैं और जो डेमोक्रेसी में ठीक नहीं है, उसको समाज के मुख्य पृष्ठ को उसको दिखाना चाहिए, लेकिन मीडिया के द्वारा नहीं किया जाता। मीडिया अपना ड्यूटी भूल जाता है। इस पहलू पर बल देने के लिए कक्षा में स्थानीय संचार माध्यमों की खबरों के उदाहरणों पर चर्चा की जा सकती है और बच्चों के साथ यह प्रश्न भी उठाया जा सकता है कि विज्ञापनों के प्रभाव से स्थानीय स्तर पर बनने वाली, बिकने वाली व पसंद की जाने वाली चीजों को लेकर क्या परिवर्तन आने लगा है। विज्ञापन के माध्यम से समाज में क्या कहता है, इच्छित परिवर्तन किया जाता है, वॉलंटरी चेंजिंग किया जाता है। आगे बात समझ में, ये दिखा करके, विज्ञापन दिखा करके समाज को उस दिशा में लाने का प्रयास किया जाता है। आगे बात समझ में, आइए देखते हैं। इस पे नजर डालते हैं। संचार माध्यमों को समझना, इस पे नजर डालते हैं। देखिए कहा गया है कि टेलीविजन पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा है, रेडियो पर आपको क्या सुनना अच्छा लगता है, प्रायः आप कौन से अखबार या पत्रिकाएं पढ़ते हैं, क्या आप इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं, आपको उसमें सबसे उपयोगी क्या लगता है।
अब तो आपको पता है कि आज का युवा इंटरनेट पे क्या देखता है, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप देखता है। आपका पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी मनोवृत्ति क्या है। एक खासा एज वाले व्यक्ति को देखेंगे तो वो न्यूज चैनल खोल लेते हैं, युवाओं को देखेंगे तो स्पोर्ट्स चैनल खोल लेते हैं। रेडियो पे आपको क्या सुनना अच्छा लगता है, अलग अलग प्रवृत्ति के लोग अलग अलग चैनल सुनना पसंद करते हैं। आप कौन सी अखबार या पत्रिकाएं पढ़ते हैं, यदि बेसिक तैयारी करने वाला विद्यार्थी है तो द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ेगा, हिंदी मीडियम का है तो दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, राष्ट्रीय संस्कृत, दैनिक जागरण, पहला अमर उजाला या हिंदुस्तान पढ़ेगा। कौन सी पत्रिकाएं पढ़ते हैं, पत्र पत्रिकाएं, योजना कुरुक्षेत्र पढ़ेगा वो। क्या आप इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं, आपको उसमें सबसे उपयोगी क्या लगता है, क्या आप उस एक शब्द को जानते हैं जो प्रायः सामूहिक रूप से रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट और संचार के अन्य साधनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह शब्द है मीडिया। ध्यान रखिएगा, मीडिया दो प्रकार का होता है, आपको पता है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इस पाठ में आप मीडिया यानी संचार माध्यमों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और इस मीडिया को कहा जाता है कि यह लोकतंत्र का स्तंभ माना जाता है, लोकतंत्र का पिलर, लोकतंत्र का स्तंभ माना जाता है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के बाद मीडिया को चौथे स्तंभ के रूप में माना जाता है। आप जानेंगे कि यह कैसे काम करता है और कैसे हमारे प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करता है। क्या आप किसी एक ऐसी चीज को याद कर सकते हैं जो आपने इस सप्ताह संचार माध्यमों से सीखी हो? आइए देखते हैं। स्थानीय मेले की दुकान से लेकर टीवी के कार्यक्रम तक, है ना। स्थानीय स्तर पे जो कोई मेला होता है तो स्थानीय मेले की दुकान से लेकर टीवी के कार्यक्रम तक जो आप देखते हैं, इन सबको संचार माध्यम यानी मीडिया कहा जा सकता है। मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का क्या है, बहुवचन है। ध्यान रखिएगा, मीडियम शब्द का बहुवचन है और इसका तात्पर्य उन विभिन्न तरीकों से है जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। मीडियम का अर्थ है माध्यम, क्योंकि मीडिया का संदर्भ संचार माध्यमों से है, इसीलिए हर चीज जैसे फोन पर बात करने से लेकर टीवी पर शाम के समाचार सुनने तक को हम मीडिया कह सकते हैं या कहा जा सकता है। टीवी, रेडियो और अखबार संचार माध्यमों के ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है, देश और विदेश के जन समूह तक है, इसीलिए इन्हें जन संचार माध्यम या मास मीडिया भी हम कहते हैं। चूंकि इनकी पहुंच लाखों लोगों तक, इसलिए मास मीडिया कहते हैं। देश और विदेश के जन समूह तक, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मास मीडिया कहते हैं। देश दुनिया के किसी हिस्से में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम कैसे जानते हैं, मीडिया के द्वारा जानते हैं। संचार माध्यम और तकनीक, किस तरह से संचार माध्यम और टेक्नोलॉजी मिलकर के समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हुए, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि आपके लिए संभवतः संचार माध्यमों के बिना अपने जीवन की कल्पना करना भी कठिन होगा, लेकिन केबल टीवी और इंटरनेट के विस्तृत उपयोग हाल ही में शुरू हुए हैं। इन्हें प्रचलन में आए अभी 20 वर्ष भी नहीं हुए हैं। जन संचार माध्यमों के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी निरंतर बदलती रहती है। अखबार, टेलीविजन और रेडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं क्योंकि इनमें एक विशिष्ट प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जाता है। हम अखबारों और पत्रिकाओं की छपे हुए माध्यम के रूप में और टीवी तथा रेडियो की इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में भी चर्चा करते हैं। आपके विचार में समाचार पत्रों को छपे हुए माध्यम क्यों कहा जाता है? आगे पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि ये नाम संचार माध्यमों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही तकनीक से संबंधित है, इसीलिए उनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया भी कहा जाता है। नीचे दिए गए चित्रों से आपको पता चलेगा कि पिछले सालों में जनसंचार माध्यम के इस्तेमाल में लाई जा रही तकनीक किस प्रकार बदली है और आज भी बदलती जा रही है। तकनीक तथा मशीनों को बदलकर अत्याधुनिक बनाने से संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है। इससे ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में क्या आता है, सुधार आता है। याद करिए, आज केबल टीवी के हो जाने की वजह से आप एंटीना का वाले इस्तेमाल करके केवल कुछ ही खास चैनलों को देख पाते थे। डीडी दूरदर्शन, डीडी नेशनल
और कुछ एक आध दो चैनल देख पाते थे, लेकिन आज केबल टीवी की वजह से चैनलों की तमाम भरमार है, जितना मन करे उतना चैनल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तकनीक तथा मशीनों को बदलकर अत्याधुनिक बनाने से संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है। इससे ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में सुधार आता है, लेकिन तकनीक इससे भी अधिक कुछ करती है। यह हमारे जीवन के बारे में सोचने के ढंग में परिवर्तन लाती है। टेक्नोलॉजी क्या करती है, क्या करती है टेक्नोलॉजी? देखिए कह रहा है कि यह हमारे जीवन के बारे में सोचने के ढंग में परिवर्तन लाती है। उदाहरण के लिए आज हमारे लिए टेलीविजन के